फ्रेंड्स, केसीएस क्लासेस इलाहाबाद में आपका स्वागत है। आज हम पहला प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। नेकपाल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, आज सभापति सभा को संबोधित करेंगे। वाक्य में रेखांकित पद में लिंग है। उभयलिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन जो सही होगा उभयलिंग होगा। आज आम खाने में बहुत मीठे थे। वाक्य में रेखांकित पद में वचन है। कौन से वचन है? बहुवचन, एक वचन, एक व दोनों, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन सही होगा एक वचन। एक वचन ऑप्शन। तीसरे क्वेश्चन में चलते हैं। राधा ने मंदिर में रामायण पढ़ी। वाक्य में प्रयुक्त कारक है। कर्म कारक है, संबंध कारक है, कर्ता कारक है, करण कारक है। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो तीसरा होगा, कर्ता कारक। कर्ता कारक चिन्ह आप जानते ही हैं क्या होता है? ने। विभक्ति जो चिन्ह है कर्ता कारक का वो ने है। राधा ने मंदिर में रामायण पढ़ी, वाक्य में कर्ता कारक है। इसके अन्य अगर उदाहरण देखें तो रजनी ने पुस्तक पढ़ी, अशोक ने खाना पकाया। यहाँ पे क्या है? कर्ता कारक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। माताजी पिताजी के साथ घूमने गई हों। वाक्य में किस काल का उदाहरण है? संदिग्ध भूतकाल का, संभाव्य भविष्यकाल का, संदिग्ध वर्तमान काल का, संभाव्य वर्तमान काल का। तो इसमें जो ऑप्शन सही है चौथा नंबर सही है, संभाव्य वर्तमान काल का। संभाव्य वर्तमान काल की जो पहचान है अगर शब्द में हो आ जाए, जैसे शायद ऑफिस आता हो, तो आप समझ जाइए संभाव्य वर्तमान काल है। इसमें क्या होता है? क्रिया के जिस रूप द्वारा वर्तमान काल की अपूर्ण क्रिया की संभावना व्यक्त की जाए वहाँ संभाव्य वर्तमान काल होता है। ये समझिए आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में वाक्य व उससे संबंधित शब्द अशुद्ध है? इसमें ये देखना अशुद्ध कौन है। जो पासे के खेल में कुशल हो वो अच्छ धूर्त है। जिसमें कुछ करने की क्षमता ना हो वो अक्षम है। जो क्षमा ना किया जा सके वो अक्षम्य है। जिसका क्षय न हो वो अगरहित है। क्या है? अगरहित है। इसमें कौन सा ऑप्शन है जो कि अशुद्ध है? तो अशुद्ध जो ऑप्शन है वो क्या है? चौथा ऑप्शन। जिसका क्षय ना हो वो होता है अक्षय। वो क्या होता है? अक्षय। अगरहित किसको कहते हैं? जिसकी निंदा ना की गई हो वो अगरहित होता है। तो अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। छठवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विकल्प में विराम चिन्ह का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? जो विराम चिन्ह का अशुद्ध प्रयोग किस शब्द में हुआ है? मुझे मालूम है आप क्यों आए हैं, मुझे पता है आप किसके भेजे आए हैं, आप क्या लाए हैं यह भी मालूम है, आप आम खाते हैं सबको पता है। इस वाक्य में जो गलत है वो ऑप्शन नंबर एक में गलत चिन्ह का प्रयोग हुआ है। वो क्या है? अगर यहाँ पे होता मुझे मालूम है, अगर यहाँ पे कामा होता, क्या होता? कामा, तो सही था। इसलिए ये गलत हो गया। ऐसे गलत है तो इसलिए वो अपना सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। कृपया एक गिलास पानी पिलाइए। दूसरों के चरित्र पर अकारण ही कीचड़ नहीं उछालना चाहिए। चोरी करते हुए पकड़े जाने पर उस पर घड़ी पानी गिर गया। क्या हो गया? उस पर घड़ी पानी गिर गया। उसके हाथ में जो कलम है यह मेरी है। तो इसमें जो वाक्य है क्या पूछा है? शुद्ध। तो शुद्ध कौन है? जो शुद्ध वाक्य है वो दूसरा नंबर है। दूसरों के चरित्र पर अकारण ही कीचड़ नहीं उछालना चाहिए। अगर और ही शुद्ध की बात करते हैं, कृपया एक गिलास पानी पिलाइए, ये अशुद्ध है। इसका जो शुद्ध वाक्य होगा, कृपया एक गिलास पानी दीजिए। चोरी करते हुए पकड़े जाने पर उस पर घड़ों पानी गिर गया, ये शब्द गलत है। अगर शुद्ध इसका देखा जाए तो चोरी करते हुए पकड़े जाने पर उस पर घड़ों पानी पड़ गया, ये होता तो सही था। चौथा ऑप्शन, उसके हाथ में जो कलम है यह मेरी है, ये भी ऑप्शन गलत है।
अगर इसका शुद्ध देखते हैं तो उसके हाथ में जो कलम है वह मेरी है। अगर ये शब्द होता तो सही था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। गीदड़ भभकी मुहावरे का उचित अर्थ क्या है? गीदड़ भभकी मुहावरे का उचित जो अर्थ है वो क्या है? फायदा होना, बहुत आसान काम, मन में डर परंतु चेहरे पर दिखावटी क्रोध, दूसरों को हानि पहुंचाना। इसमें जो ऑप्शन सही हो तीसरा सही है। गीदड़ भभकी मुहावरे का जो उचित अर्थ है वो मन में डर परंतु चेहरे पर दिखावटी क्रोध। ये ऑप्शन क्या है? सही है। चलिए और ऑप्शनों की बात कर लेते हैं। फायदा होना, फायदा होना का जो मतलब होता है गोटी लाल होना का मतलब फायदा होना। बहुत आसान काम, इसका मतलब होता है गुड़ियों का खेल। चौथा ऑप्शन दूसरों को हानि पहुंचाने का मतलब गड्ढा खोदना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौड़ी कौड़ी दांतों से पकड़ना मुहावरे का उचित अर्थ है? लाभ ही लाभ, क्रोध को दबाए रखना, अत्यंत तुच्छ, अत्यंत कंजूस। क्या सही होगा इसमें? ऑप्शन नंबर 9 में जो सही होगा अत्यंत कंजूस। कौड़ी कौड़ी दांतों से पकड़ने का अर्थ जो मुहावरा है वो अत्यंत कंजूस होगा। क्या होगा? अत्यंत कंजूस होगा। और ऑप्शनों की बात करें, क्या है? लाभ ही लाभ। लाभ ही लाभ का अगर मुहावरा देखते हैं तो कंचन बरसना, कंचन बरसना। क्रोध दबाए रखना, क्रोध को दबाए रखना का मतलब होता है गुस्से को पी जाना। और अत्यंत तुच्छ, जो अत्यंत तुच्छ होता है वो गुस्से, क्या होता है? अत्यंत तुच्छ। इसका मतलब अत्यंत तुच्छ, कौड़ी को भी न पूछना, ये होता है अत्यंत तुच्छ। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अत्यंत तुच्छ यानी कौड़ी को भी ना पूछना। तो तीसरे ऑप्शन की बात करें, अत्यंत तुच्छ का जो मुहावरा होगा वो कौड़ी को भी ना पूछना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ओछे की प्रीत बालू की भीत लोकोक्ति का उचित भावार्थ है? लोकोक्ति का उचित भावार्थ क्या है? नीचों का प्रेम क्षणिक, झगड़ा लगाकर अलग हो जाना, अधिक कंजूसी से काम नहीं चलता, जो स्वयं बुरा होता है वह दूसरों को भी बुरा समझता है। इसमें पूछा है ओछे की प्रीत बालू की भीति का जो उचित भावार्थ है, यो लोकोक्ति का जो उचित भावार्थ है वो क्या है? ऑप्शन नंबर 1, नीचों का प्रेम क्षणिक होता है। अगले ऑप्शनों की बात करते हैं। झगड़ा लगाकर अलग हो जाना, इसका होता है आग लगाकर जमालों दूर खड़ी। ऑप्शन देखते हैं तीसरा, अधिक कंजूसी से काम नहीं चलता, ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती है। तीसरा हो गया। चौथा देखते हैं, जो स्वयं बुरा होता है वह दूसरों को भी बुरा समझता है, आप डूबो जग डूबा, यानी आप डूबो जग डूबा, इसका भावार्थ होता है। आगे देखते हैं। चलिए 11वां क्वेश्चन देखते हैं। 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में संधि विच्छेद अशुद्ध पूछा है? अशुद्ध जो है अस्त प्लस अचल, अस्तांचल, अधिक प्लस अधिक, अधिकाधिक, अधिक प्लस कांश, अधिकांश, अंध प्लस अनुगामी, अनुगामी। जो ऑप्शन इसमें अशुद्ध क्या है? जो अशुद्ध है वो है ऑप्शन नंबर 3, अधि प्लस कांश माना अधिकांश नहीं होता। इसका जो होगा देखते हैं, इसका होगा अधिक प्लस अंश, अधिक प्लस अंश बराबर अधिकांश। 12 नंबर, निम्नलिखित में से किस विकल्प में संधि विच्छेद शुद्ध है? उसमें अशुद्ध पूछा है, इसमें शुद्ध पूछा है। आत्मा प्लस उत्सर्ग, आत्मोत्सर्ग, अंत प्लस उदय, अंत्योदय, अवनतो प्लस उदर, अवनतोदर, अवचित, अवसर प्लस उचित, अवसरोचित। इसमें जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन सही है चौथा नंबर, अवसर प्लस उचित, अवसर, अवसरोचित। और जो ऑप्शन है वो गलत है, इनका शुद्ध देखते हैं क्या होगा। पहले ऑप्शन में होगा आत्म प्लस उत्सर्ग, आत्मा नहीं होगा, आत्म प्लस उत्सर्ग मतलब आत्मोत्सर्ग। दूसरा ऑप्शन अंत प्लस उदय जो लिखा है होगा
अत्य प्लस उदय, जो बड़ा ऊ है वो होगा छोटा ऊ, ये ऑप्शन होगा। तीसरा देखते हैं, तीसरा जो लिखा है अवनतो, तो अवनतो नहीं होगा, अवनत प्लस उदर बराबर अवनतोदर। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस विकल्प में गुण स्वर संधि का उदाहरण है? भोजनेच्छु, प्राप्तिच्छा, मृत्युपरांत, सरयूर्मि। किस ऑप्शन में गुण संधि है? जो गुण संधि है वो किस ऑप्शन में? पहले में, भोजनेच्छुक। इसका जो संधि विच्छेद होगा भोजन प्लस इच्छुक, क्या होगा? भोजन प्लस इच्छुक बराबर भोजनेच्छुक। अब गुण संधि सुन जानते हैं, आद गुण। गुण संधि का सूत्र है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में शब्द व उससे संबंधित समास का युग्म अशुद्ध है? इसमें भी अशुद्ध पूछा है। असक्त अव्ययीभाव समास है, असक्त शब्द में अव्ययीभाव समास है, ईश्वर दत्त में संप्रदान तत्पुरुष समास है, ग्रंथकार में कर्म तत्पुरुष समास है, क्रमागत में अपादान तत्पुरुष समास है। जिसमें ऑप्शन सही है वो दूसरा सही है। क्या है? दूसरा। ये जो है शब्द अशुद्ध है। ईश्वर दत्त में जो समास है वो कर्ण तत्पुरुष समास है, ना कि संप्रदान तत्पुरुष समास है। कौन सा? कर्ण तत्पुरुष समास है, कर्ण तत्पुरुष समास है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। 15 निम्नलिखित में से किस विकल्प में शब्द व उससे संबंधित समास का युग्म शुद्ध है? गुणातीत संप्रदान तत्पुरुष समास, घुड़सवार अपादान तत्पुरुष समास, एकाग्रचित्त में कौन समास? कर्मधारय समास, कर्मधारय तत्पुरुष समास, अश्रुपूर्ण में संबंध तत्पुरुष समास। जो 15 नंबर में ऑप्शन सही होगा वो तीसरा होगा, एकाग्रचित्त में कर्मधारय तत्पुरुष समास होगा। ये शुद्ध है। अशुद्ध है उनमें देखते हैं कौन से समास होंगे। गुणातीत मतलब गुणों से अतीत यानी परे। इसमें गुणातीत में जो समास होगा वो होगा अपादान तत्पुरुष समास। क्या होगा? अपादान, संप्रदान तत्पुरुष नहीं होगा, अपादान तत्पुरुष समास होगा, अपादान तत्पुरुष समास। घोड़ों के लिए साल यानी घुड़सवार जो होता है, घोड़ों के लिए सवार, तो इसमें जो समास होगा संप्रदान तत्पुरुष होगा। इसमें अपादान नहीं होगा, संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। अश्रुपूर्ण यानी अश्रु से पूर्ण कर्ण तत्पुरुष समास होगा। इसमें क्या होगा? कर्ण तत्पुरुष समास होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से ब्रजवल्लभ शब्द में समास है अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास। तो 16 में जो ऑप्शन सही होगा बहुब्रीहि समास। ब्रजवल्लभ में जो समास होगा बहुब्रीहि समास होगा। बहुब्रीहि समास आप जानते हैं किसको कहते हैं? ये जो ऑप्शन और ऑप्शन देख लेते हैं, और ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहले इसमें जान लेते हैं कि बहुब्रीहि समास पहचाने कैसे। बहुब्रीहि समास में ये देख लीजिए, इस समास का कोई शब्द जो होगा प्रधान नहीं होता बल्कि अन्य पद प्रधान होता है। अर्थात कहा जाए जब दो पद मिलकर तीसरे के अर्थ में रूढ़ हो जाएं तो बहुब्रीहि समास कहलाता है। जैसे सूर्यपुत्र यानी सूर्य का पुत्र यानी जो कर्ण है, कुसुम सर कुसुम के सर, बाण, अनंग अंग नहीं है जिसके वो कामदेव, ये होते हैं बहुब्रीहि समास। अगले प्रश्न पर बात करेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम शब्द का युग्म अशुद्ध पूछा है? आगामी, पतन, अनुज, अग्रज, उद्यमी, आलसी। जो उद्यमी है, आलसी, अधिक का न्यून पूछा है। इसमें अशुद्ध शब्द जो अशुद्ध है वो पहला नंबर सही है। आगामी का पतन नहीं होता, आगामी का होता है गत। आगामी क्या होता है? गत। और जो उत्थान का होता है वो होता है पतन। उत्थान का पतन होता, और तो सही ही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है अपना 18 नंबर। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। मृत्युंजय, 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 मृत्युंजय। कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? जो शुद्ध है। मृत्युंजय किस प्रकार लिखा जाता है? तो मृत्युंजय लिखा जाता है दूसरे नंबर की तरह, जिस तरह दूसरे नंबर में लिखा है वही नंबर शुद्ध है। 19 नंबर पर बात करते। और बात खोटी सही दाल रोटी। लोकोक्ति का उचित भावार्थ क्या है? बहुत बात मुंह से निकली है वह फैल जाती है, गुप्त नहीं रहती है। संसार की सब चीज़ों में भोजन ही मुख्य है।
कष्ट सहने पर, उतारू होने पर कष्ट का डर नहीं लगता है। उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी उचित भावार्थ बताना है। और बात खोटी, सही दाल रोटी का जो उचित भावार्थ है लोकोक्ति का वो क्या है? ऑप्शन नंबर 2, संसार की सब चीज़ों में भोजन ही मुख्य है। ये क्या होगा ऑप्शन सही। 20 नंबर में चलते, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? दीधित, सक्वरी, मुंदरी, करवीर, ठेंगा, अगुस्ते, अंगुसा, कलिका, भाग, उपस्थ, क्रोध, तेमनी। ये हैं, इसमें किस में कौन से शब्द हैं जो परस्पर सभी पर्यायवाची हैं? ये देखते हैं। जो इसमें ऑप्शन सही होगा वो होगा दूसरा। करवीर, ठेंगा और अंगुस्ते ये किसके पर्यायवाची हैं? अंगूठे के पर्यायवाची हैं। यानी अंगूठे के जो पर्यायवाची होते हैं करवीर, ठेंगा, अगुस्ते, अंगुष्ठ, वृद्धांगुली, हूठा इत्यादि जो होते हैं क्या होते हैं? अंगूठे के पर्यायवाची होते हैं। अगर उंगली की पर्यायवाची की बात की जाए तो होता है, पहले ऑप्शन में देखते हैं, ये उंगली के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? दीधित ये उंगली का पर्यायवाची है। सक्वरी ये किसका पर्यायवाची है? उंगली का पर्यायवाची है। जो मुंदरी शब्द है वो अंगूठी का पर्यायवाची है। मुंदरी शब्द है ये किसका पर्यायवाची है? मुंदरी शब्द। ये आप देख रहे हैं मुंदरी शब्द, जो मुंदरी शब्द है ये अंगूठी का पर्यायवाची है। आगे देखते हैं अंगुसा कलिका भाग। जो अंगुसा कलिका भाग है वो किसके पर्यायवाची हैं? अंगुसा कलिका अंकुर के पर्यायवाची हैं। अंगुसा कलिका अंकुर के पर्यायवाची हैं। अंकुर के अगर अन्य पर्यायवाची, भाग जो पर्यायवाची है अंग का पर्यायवाची है। किसका? अंग का पर्यायवाची है। यहाँ बात करते उपस्थ, क्रोध, तेमनी, जो किसके पर्याय? उपस्थ क्रोध शब्द जो हैं वो अंग के पर्यायवाची हैं। किसके? अंग के। और बात की जाए तेमनी की तो अंगीठी के पर्यायवाची है। जो तेमनी शब्द है वो अंगीठी का पर्यायवाची है। किसका? अंगीठी का पर्यायवाची है। तो आगे अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगर और चाहें तो और देख लें अंगीठी की पर्यायवाची क्या होती हैं। अंगारिणी होती है, अगियारी होती है, अग्निकुंड होती है, अग्निपात्र होती है, अलावा होती है। ये होती हैं अंगीठी की पर्यायवाची। कौड़ा भी होता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? बिसिक, सायर, सर, समा, मलय, श्रीखंड, मध्यंग, पट, वसन, आभा, कुनबा, कुल। इसमें जो ऑप्शन सही है वो 1 नंबर सही है। बिसिक, सायक, सर। बिसिक, सायक, सर जो है बाण के पर्यायवाची हैं। बाण के और पर्यायवाची तीर, सिलीमुख ये होते हैं। समा, मलय, श्रीखंड। समा जो होता है वो बिजली का पर्यायवाची है। समा क्या है? बिजली का पर्यायवाची है। मलय व श्रीखंड की बात करें, मलय और श्रीखंड तो ये जो पर्यायवाची है चंदन के पर्यायवाची हैं। मध्यंग की बात करते हैं तो मध्यंग शब्द कमर का पर्यायवाची है। किसका? कमर का पर्याय। पट और वसन, पट और वसन जो हैं ये कपड़े के पर्यायवाची हैं। आभा जो शब्द है प्रकाश का पर्यायवाची है। आभा प्रकाश का पर्यायवाची शब्द होता है। अब कुनबा और कुल ये परिवार के पर्यायवाची होते हैं। कुनबा और कुल ये आप देख रहे हैं, कुनबा और कुल ये काहे के हैं? परिवार के पर्यायवाची शब्द हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 22वां नंबर देखते हैं। 22वां नंबर है प्रयोजक शब्द का अर्थ है। जो प्रयोजक शब्द इसका अर्थ क्या होता है? विक्रेता होता है, क्रेता होता है, कार्य के रूप में करके दिखाने वाला होता है, नियंत्रण करता होता है। क्या होता है? जो होता है 3रा नंबर, यानी कार्य रूप में करके दिखाने वाला होता है प्रयोजक। जो प्रयोजक होता है कार्य के रूप में दिखाना। 23 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से वस्तु शब्द है पुल्लिंग शब्द है, स्त्रीलिंग है, नपुंसकलिंग है? इनमें से कोई नहीं। जो वस्तु शब्द है वो स्त्रीलिंग शब्द होता है। कोई ऐसी वस्तु हो, ये हो सकता कोई ऐसा वस्तु हो, यह शुद्ध वाक्य है। 24 नंबर देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है। 24 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है? लाभ, गरीब, विक्रेता, उपभोक्ता। इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो भाववाचक है? तो भाववाचक शब्द क्या है? उपभोक्ता। उपभोक्ता क्या है?
भाववाचक। ठीक, अगले ऑप्शन पे बात कर। जो गरीब शब्द है वो है विशेषण, गरीब जो शब्द है वो विशेषण है। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विवाह के लिए वर या वधू की तलाश हेतु विज्ञापन प्रकाशित एवं प्रकाशित किए जाते हैं। वाक्य में रेखांकित पद है, जो विज्ञापन रेखांकित पद है वो क्या है? पुल्लिंग एक वचन है, स्त्रीलिंग एक वचन है, और आगे देखते हैं पुल्लिंग बहुवचन है, स्त्रीलिंग एक वचन है। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो तीसरा होगा, पुल्लिंग बहुवचन होगा, पुल्लिंग बहुवचन, यानी विज्ञापन जो शब्द है वो है पुल्लिंग बहुवचन शब्द। अब यहाँ से शुरू होते हैं मैथ के क्वेश्चन। तो मैथ के हम आंसर बता रहे हैं, अगर सवाल लगाएंगे तो क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी। मैथ का जो सॉल्व है अलग किसी कक्षा में पढ़ाएंगे, क्योंकि 100 क्वेश्चन पढ़ाने हैं, क्लास बहुत ही लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पे केवल आंसर बता देते हैं, आप प्रैक्टिस कीजिए घर में। हम अगले ही कक्षा में केवल मैथ का पोर्शन विद सवाल बता देंगे। तो चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पर। देखिए पहले प्रश्न में पूछा, एक समबाहु जो त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज, यानी नहीं समबाहु नहीं, हाँ, एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई ए हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है उसका जो सूत्र है आप जानते हैं, √3/4 भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। इसी में आप रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। आंसर जो आएगा आपका वो आएगा √3/3 का ए स्क्वायर। कौन सा है? ऑप्शन 4 नंबर। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 7 घटाने पर वह 12, 16, 18 एवं 21 से विभाजित हो जाए, वो संख्या क्या है? देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे अगर हम मान लें, माना जो वह संख्या क्या है? x है, तो 12 और 16, 18 का अगर लासा लिया जाए तो 1008 आ जाएगा। ठीक, अगर प्रश्न के अनुसार चलें तो x बराबर क्या हो जाएगा? 1008 हो जाएगा, 1008। तो अभीष्ट संख्या का निकालना है, तो लासाओं संख्याओं का लासा प्लस घटाने वाली संख्या, तो संख्याओं का लासा क्या है? 1008, अब प्लस क्या है? 7, तो क्या आंसर आ जाएगा? इसमें घटा देंगे तो आंसर आएगा 1015। तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? 3 नंबर, ऑप्शन 3 नंबर सही हो जाएगा। इस तरह का सवाल बताएंगे तो लंबी बहुत हो जाएगी क्लास, तो हम आंसर आपको अगले से बता ही देते हैं। बाकी अगली कक्षा में ये सारे सवाल दोनों विधि से बताएंगे, लॉन्ग विधि से और शॉर्ट मेथड से भी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 6/7, 27/14, 15/14 और 12/7 का महत्तम समाप्त वर्तक ज्ञात करना है। ये देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या करना है, जब महत्तम समाप्त वर्त पूछता है यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछता है, तो सबसे पहले अंशों का क्या ले लेते हैं? मासा ले लेते हैं। हर का क्या लेते हैं? लासा ले लेते हैं। अगर हम अंश का लासा लेते हैं तो कितना आ जाएगा? अंश का मासा लेंगे तो कितना आ जाएगा? 3, और लासा लेंगे तो क्या आएगा उसका? 14 नीचे वाले का, तो 3/14। तो 3/14 किस में है? ऑप्शन में 4 नंबर में, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 29 नंबर, ₹153 क्रय मूल्य वाली वस्तु का एक दुकानदार को कितना मूल्य अंकित करना चाहिए कि ताकि उसे 15% बट्टा देने पर उसे 20% लाभ हो जाए? तो ऑप्शन ए क्या कहता है? 224 रुपया, 216 रुपया, 162 रुपया, 184 रुपया। तो इसमें क्या करना है, जो ऑप्शन सही है आपका थोड़ा देख लेते हैं। अगर अंकित मूल्य निकाल रहे हैं तो क्रय मूल्य गुणे क्या होगा, तो पूरा जो आंसर आएगा मान लीजिए लगभग 216, हाँ 216 बिल्कुल सही आंसर होगा, 216 ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 30 नंबर देखते हैं, किसी संख्या में 10% की वृद्धि कर दी जाए और 10% की कमी कर दी जाए तो अंतिम रूप से उस संख्या में कितने % की कमी होगी? 0.2% की, 1% की कमी,
2% की कमी, 0.1% की कमी। तो ऑप्शन सही होगा 1% की कमी होगी। इसमें क्या होगा, 1% की कमी होगी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक चुनाव में उम्मीदवार जिसे 64% वोट मिलते हैं उसका चयन 616 वोटों से बहुमत से हुआ है। डाले गए वोटों की संख्या कितनी है? 2300 है, 2000 है, 2200 है, 2100 है। तो क्या है? ऑप्शन नंबर तीसरा 2200 है। जो डाले गए मत हैं वो 2200 हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 32 नंबर है। निम्नलिखित में से एक व्यक्ति ने 2 कलम 65 रुपये में खरीदी। एक व्यक्ति ने 2 कलम 65 रुपये में खरीदी। उसने उसमें से एक को 7% लाभ पर तथा दूसरे को 6% हानि पर बेच दिया। इस प्रकार उसे ना तो कोई लाभ हुआ ना ही कोई हानि। कलमों का मूल्य क्रमशः क्या था? 33 रुपये 32 रुपये था, 35 रुपये 30 रुपये था, 30 रुपये 35 रुपये था, 32 रुपये 33 रुपये था। तो जो ऑप्शन सही है वो तीसरा सही है, 30 रुपये और 35 रुपये था जो मूल्य था उनका। 33 और 34 जो क्वेश्चन है इस वृत्तारेख द्वारा है। प्रति 1000 करोड़ रुपए का विभिन्न सेक्टरों में आवंटन दर्शाता है। एक वृत्त है, कृषि पर 72 अंश, उद्योग पर 18 अंश, शिक्षा पर 90 अंश, रक्षा पर 72 अंश। पूरे का क्या होगा? 360 से ही सारे निकाल लेंगे। तो पूछा है कृषि सेक्टर पर व्यय। जो कृषि सेक्टर पर व्यय है वो कितना होगा? 33 नंबर में कृषि सेक्टर पर व्यय कितना आएगा? कृषि सेक्टर पर व्यय जो आएगा वो 200 करोड़ रुपए आएगा। कितना आएगा? 200 करोड़। शिक्षा के क्षेत्र पर तथा शिक्षा का क्षेत्र और रक्षा का क्षेत्र कुल व्यय विविध व्यय में कितना अधिक है ये पूछा गया है। तो 300 करोड़ अधिक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक फल विक्रेता नियत मूल्य पर आम बेचकर 20% लाभ प्राप्त कर लेता है यदि वह उन्हीं आमों को प्रति क्या करे? आगे देख, प्रति आम 1 रुपये की कीमत बढ़ाकर बेचे तो उसका लाभ 40% हो जाता है। तदनुसार प्रथम स्थिति के अनुसार एक आम का क्रय मूल्य कितना होगा? 5 रुपये, 6 रुपये, 5.5 रुपये, 6.5 रुपये। तो क्या होगा इसमें? 5 रुपये होगा। जो एक आम का क्रय मूल्य होगा वो 5 रुपये होगा। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल 1280 है तथा उनका महत्तम समाप्तवर्तक 8 है। तो संख्याओं का लघुत्तम समाप्तवर्त ज्ञात करना है। जो संख्याओं का लघुत्तम समाप्तवर्त होगा वो होगा 160। कितना होगा? 160। 37 और 38 नंबर जो क्वेश्चन है इस सारणी से बेस्ड है। क्या है? इस सारणी से बेस्ड क्वेश्चन है। सारणी क्या कहती है? देखते हैं सारणी में। इसमें एक दिया गया है वर्ष कारें 2014 में इतनी, 2015 में इतनी, 2016 में इतनी, 2017 में इतनी, 2018 में इतनी। तो हम केवल वर्ष 2015 में टाइप ए एवं वर्ष 2014 में टाइप बी की कारों के कुल उत्पादन में वर्ष 2017 व टाइप सी के वर्ष 2018 में टाइप ई के कारों का कुल उत्पादन संगत अनुपात क्या है? 8:9। क्या है? 8:9। कितना होगा? 8:9 होगा। 8:9 ध्यान रखिएगा। तीसरा ऑप्शन 8:9 ये। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि टाइप डी कारों का उत्पादन से संबंधित डाटा एक पाई चार्ट द्वारा निरूपित किया जाता है तो वर्ष 2015 में टाइप डी कारों के उत्पादन को दर्शाने वाले वृत्तखंड का केंद्रीय कोण क्या होगा? केंद्रीय कोण पूछा है। तो केंद्रीय कोण जो होगा वो होगा कितना? 81 डिग्री। कितना होगा? 81 डिग्री होगा। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन जो इसका सही होगा 81 डिग्री होगा। ठीक, तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बिना कोई शेष फल के निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 93 61 को विभाजित करती है? 13, 19, 11, 17। तो कौन सा ऑप्शन सही है? 11। जो 11 संख्या है
सॉरी, जो 11 नंबर संख्या है, तीसरे नंबर में 11 संख्या है, ये क्या है, पूरे इसको विभाजित कर देगी। 11 से विभाजिता का नियम अगर आप पढ़े होंगे तो आसानी से कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है पहले संख्या 350 को 20% बढ़ाकर पुनः 20% कम कर दिया जाता है, अंततः वृद्धि या कमी का प्रतिशत क्या होगा? तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा 4%। समय न गंवाते हुए हम डायरेक्ट आंसर करेंगे, कितना? 4% होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 41 नंबर देखते हैं। किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने पर उसे 20% की हानि पर बेचने की तुलना में 60% अधिक प्राप्त होते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, यानी वस्तु को कितने में बेचा है? तो 150 रुपये में। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 1, 150 में। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। 25 - p² - q² - 2pq का गुणनखंड है। इसमें 2p का गुणनखंड निकालना है, तो इसमें जो ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 4 सही है। कौन सा? ऑप्शन नंबर 4। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबा लें। हम जानते हैं आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, फिर आगे क्लास स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट का समय लगेगा, आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे देखते हैं फिर 43वां नंबर क्वेश्चन। इसमें भी गुणनखंड पूछा है। 15x² + 9xz + 20xy + 12yz के गुणनखंड क्या है? इसके जो गुणनखंड है, ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर पहला। ऑप्शन नंबर पहला सही है इसमें, ठीक। 44वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 44वां नंबर, तो इसमें दिया है निम्नलिखित में आंकड़ों में से, जो निम्नलिखित आंकड़े हैं, निम्नलिखित आंकड़ों में से किसी गांव के 200 परिवारों कुल घरेलू मासिक जो घरेलू आय में बंटन दर्शाते हैं, इस परिवार का बहुलक मासिक व्यय ज्ञात करना है। तो ऑप्शन देखते हैं आगे। ऑप्शन जो इसमें सही होगा वो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? एक संख्या x को दूसरी संख्या से विभाजित किया जाता है जो x से 3 कम है। इस प्रकार प्राप्त परिणाम संख्या को जब एक संख्या से गुणा किया जाता है तो x के मान 4 गुना हो जाते हैं, तो परिणाम 48 होता है। तो x का मान क्या है? इसमें x का मान निकालना है। x का जो मान होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, 6। ऑप्शन नंबर 1, ठीक। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक खेल का मैदान आयताकार है। उस मैदान की भूमि को इस्तेमाल लायक बनाने के लिए 25 पैसे प्रति वर्ग मीटर 1000 रुपये खर्च किए गए। उस मैदान की चौड़ाई 50 मीटर है। यदि मैदान की लंबाई 20 मीटर बढ़ा दी जाए तो प्रति वर्ग की दर से उसी पर कुल कितने खर्च देने होंगे? समझ गए प्रश्न? खर्च निकालना है, तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा, कितना खर्च देना पड़ेगा? जो खर्च आपको देना पड़ेगा वो होगा 1250 रुपया। कितना होगा? 1250 रुपया। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 16√3 सेंटीमीटर, उसका क्षेत्रफल निकालना है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। जो क्षेत्रफल होगा समबाहु त्रिभुज का 256√3 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ये ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 3। इसमें कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर 3 सही होगा ये। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या कहता है क्वेश्चन? 44 सेंटीमीटर लंबे तार को पहले वृत्त बनाने के लिए मोड़ा जाता है और फिर दोबारा वर्ग बनाने के लिए मोड़ा जाता है। दोनों के समृद्ध क्षेत्रों का अंतर क्या होगा? 44 वर्ग सेंटीमीटर, 33 वर्ग सेंटीमीटर, 55 वर्ग सेंटीमीटर, 66 वर्ग सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि क्या होती है? 2πr। 2πr क्या दिया है? 44 दिया है, ठीक। तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन जो सही होगा दूसरा नंबर, 33 वर्ग सेंटीमीटर होगा। 33 वर्ग सेंटीमीटर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक वृत्त के वर्ग तथा समबाहु त्रिभुज की परिधि समान है तथा उसका क्षेत्रफल C, S तथा T है, तो उसमें से कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा दूसरा सही होगा। कौन सा? दूसरा। C बड़ा है S से, T बड़ा है, मतलब S बड़ा है T से।
एस से बड़ा सी है, टी से बड़ा एस है। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि त्रिभुज ABC समांतर त्रिभुज PQR हो तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 16 सेंटीमीटर तथा त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल 9 सेंटीमीटर है तथा अब AB यानी AB बराबर 2.1 सेंटीमीटर हो तो PQ की लंबाई ज्ञात करना है। जो PQ की लंबाई होगी वो होगी ऑप्शन नंबर 1.57 सेंटीमीटर। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन है जो GK GS के हैं। तो इसमें पूछा गया है पंपास घास की भूमि और देश। पंपास घास के जो मैदान कहाँ पाए जाते हैं, प्रेरी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, डाउन्स घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, बेल्ट घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं। तो आप ये समझिए कि जो पंपास घास के मैदान हैं वो अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। पंपास घास के मैदान अर्जेंटीना में पाए जाते हैं, ये अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। ठीक। और प्रेरी घास के जो मैदान हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? प्रेरी घास के मैदान जो पाए जाते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका में पाए जाते हैं। और डाउन्स घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? जो डाउन्स घास के मैदान हैं वो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। बेल्ट घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? जो ऑप्शन क्या बचा? दक्षिण अफ्रीका में। तो आप मिला लीजिए कौन सा सही होगा, यानी कि ऑप्शन तीसरा नंबर सही होगा। जो ऑप्शन सही होगा वो तीसरा ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तीसरा ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 92वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत पूछा है? अक्षांश रेखाएं हैं, द्वीप हैं। जो भूमध्य रेखा है वो बोर्नियो द्वीप को दो भागों में विभाजित करती है। भूमध्य रेखा बोर्नियो द्वीप को दो भागों में विभाजित करती है, तो ये ऑप्शन सही है। तो ये नहीं होगा अपना ऑप्शन। कर्क रेखा ताइवान को दो बराबर भागों में विभाजित करती है, दो बार यानी मध्य से गुजरती है, ये भी ऑप्शन आपको सही लग रहा है। मकर रेखा ये मेडागास्कर को मेडागास्कर के मध्य से गुजरती है। लेकिन जो ऑप्शन चौथा है आर्कटिक रेखा, ये जो आर्कटिक रेखा है वो होन्शु जापान का द्वीप है। जो होन्शु जापान का द्वीप है, तो ये ऑप्शन सही होगा। ठीक, ऑप्शन सही होगा आपका चौथा ऑप्शन सही होगा। होन्शु जापान का द्वीप है जो अंटार्कटिका रेखा पर स्थित नहीं है। यह अंटार्कटिका रेखा पर स्थित नहीं है होन्शु। ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व की प्रमुख नहरों की लंबाई के अनुसार बड़े से छोटे क्रम में सजाइए। पहले कौन है? बड़े से छोटे में सजाना है। पनामा नहर, सुएज नहर, कील नहर। सुएज नहर, तो सुएज नहर की बात करते हैं तो सबसे पहले जो है सुएज नहर बड़ी है, फिर कील नहर है और फिर है पनामा नहर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ज़्यादा विस्तार देखते हैं तो क्लास बहुत ही लंबी हो जाएगी। अगली का निम्नलिखित नदियों में को उनकी लंबाई के आधार पर बड़ी से छोटी क्रम में सजाइए। नर्मदा नदी, महानदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी। यानी बड़ी से छोटी में दर्शाना है। बड़ी कौन है, उससे फिर छोटी कौन है। तो पहले जो सबसे बड़ी नदी है तो वो है गोदावरी नदी। कौन सी है? गोदावरी नदी, पहली गोदावरी नदी। दूसरी जो दूसरी है वो है कृष्णा नदी। और जो तीसरी है नर्मदा नदी, चौथी है महानदी। तो किस ऑप्शन में है? पहले में क्या है? सी गोदावरी। तो ये ऑप्शन होगा DAB। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से आर्द्रभूमि स्थलों में वर्ष 2021 में हाल ही में रामसर आर्द्रभूमियों में सूचना में नामित किया गया? किसको नामित किया गया है? भिंडवास वन्य जीव अभयारण्य को नामित किया गया है, धोल झील को, सुंगसर
मंसार झील को, बाधवाना झील को, ये कांवर झील को। केवल इसमें ए व बी सही है, केवल बी और सी सही है, केवल ए बी व डी सही हैं, केवल बी सी व ई सही है। इसमें जो ऑप्शन सही है वो है तीसरा ऑप्शन, ए बी व डी ऑप्शन सही है। यानी कहने का अर्थ ये है जो 47वीं आर्द्रभूमि के रूप में हैदरपुर को शामिल किया गया, जो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। भारत में 47 आर्द्रभूमि स्थलों को रामसर कन्वेंशन में शामिल किया गया है। वर्ष 2021 में 4 नवीन आर्द्रभूमियों को शामिल किया गया है। इसमें हरियाणा के भिंडवास को, सुल्तानपुर और गुजरात के थोल झील को, वाधवाना आर्द्रभूमि को जोड़े गए हैं। ठीक, तो अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। 56 है, कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान पहली बार भारत का राष्ट्रीय गीत गाया गया था? लाहौर अधिवेशन में, नागपुर अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन में, लखनऊ अधिवेशन में। तो किस अधिवेशन में राष्ट्रगान गाया गया था? कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। कलकत्ता लाहौर अधिवेशन जो है, जो कलकत्ता अधिवेशन है वो 1896 में हुआ। इसकी जो अध्यक्षता है वो रहमतुल्लाह सयानी ने की थी, रहमतुल्लाह सयानी ने। और इसमें जो पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया था, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। इसको किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलते। गांधी जी इरविन समझौते में किसने मध्यस्थ की भूमिका अदा की थी? एनी बेसेंट ने, मोतीलाल नेहरू ने, तेग बहादुर सप्रू ने, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किसने की थी? जो ऑप्शन इसमें सही होगा वो है ऑप्शन मध्यस्थता के तेज बहादुर सप्रू ने की थी। अगला क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र देने के बाद किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? पट्टाभी सीतारामैया को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, मौलाना अब्दुल कलाम को। तो किसको चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसके शासन काल में हूणों के ने भारत पर हमला किया था? स्कंदगुप्त के, चंद्रगुप्त प्रथम के, चंद्रगुप्त द्वितीय के, समुद्रगुप्त के। तो किसके किया था? स्कंदगुप्त के। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा केंद्र में मंत्रिपरिषद के आकार को परिसीमित किया? 73वें संविधान संशोधन द्वारा, 74वें संविधान संशोधन द्वारा, 91वें संविधान संशोधन द्वारा, 92वें संविधान संशोधन द्वारा। तो किस पे किया? 91वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार संविधान के अनुसार राज्यों के विधायिका में सम्मिलित है विधान परिषद व राज्यपाल, विधान परिषद व विधानसभा, राज्यपाल, विधानसभा व विधान परिषद, जहाँ एक अस्तित्व है विधानसभा एवं विधान परिषद। जो ऑप्शन सही है इसमें, ऑप्शन वो सही है तीसरा नंबर, राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद, जहाँ एक अस्तित्व है। ये ऑप्शन सही है। 62 नंबर देखते हैं। भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? राज्य की नीति निर्देशक तत्व, मूल अधिकार, उद्देशिका, 7वीं अनुसूची। तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगले क्वेश्चन पर बात करें। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में उसके आचरण का विरोध करता है? अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 15। तो कौन सा अनुच्छेद होगा? अनुच्छेद 17। जो अनुच्छेद 17 है वो अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है, यानी अंत करता है, निषेध करता है। अगला क्वेश्चन है, जल के अंदर पड़ी हुई मछली वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है, इसका क्या कारण है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन। तो किसका कारण है? प्रकाश का अपवर्तन। किसका कारण है? प्रकाश का अपवर्तन का कारण है ये। ठीक,
चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोयला सर्वश्रेष्ठ कोयला है? सर्वश्रेष्ठ कोयला कौन सा होता है? लिग्नाइट कोयला होता है, पीट कोयला होता है, एंथ्रेसाइट कोयला होता है, बिटुमिनस होता है। तो सर्वश्रेष्ठ कोयला जो होता है वो होता है एंथ्रेसाइट कोयला। कौन सा कोयला होता है? एंथ्रेसाइट कोयला होता है। सर्वश्रेष्ठ कोयला एंथ्रेसाइट कोयला को, इसी में सबसे ज़्यादा कार्बन की मात्रा भी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, आवर्धक शीशा होता है, उत्तल लेंस होता है, उत्तल दर्पण होता है, उत्तल लेंस होता है, अवतल दर्पण होता है। जो आवर्धक शीशा होता है वो होता है उत्तल लेंस। क्या होता है? आवर्धक शीशा उत्तल लेंस होता है। आवर्धक जो शीशा होता है वो होता है उत्तल लेंस। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, टेलीस्कोप एवं प्रिज्म बनाने के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाता है? पायरेक्स कांच का, पोटास कांच का, प्रकाशीय कांच का, कुक्स कांच का। तो किस कांच का प्रयोग किया जाता है? प्रकाशीय कांच का। प्रकाशीय कांच का प्रयोग किया जाता है। इसमें जो किया जाता है वो प्रकाशीय कांच का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर की विशेषता नहीं है। इसमें से कौन सी है जो कंप्यूटर की विशेषता नहीं है? भंडारण क्षमता का होना, शुद्धता, निर्णय लेने की क्षमता, तार्किक गणना। तो जो कंप्यूटर की क्षमता है वो कौन सी नहीं है? इसमें ऑप्शन होगा तीसरा, निर्णय लेना। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है कब? 2 नवंबर, 3 दिसंबर, 2 जनवरी, 2 नवंबर, 2 दिसंबर, 2 जनवरी, 2 सितंबर। तो किस में कंप्यूटर दिवस मनाया जाता है? साक्षरता दिवस मनाया जाता है। जो कंप्यूटर साक्षरता दिवस है वो मनाया जाता है 2 दिसंबर को। 2 दिसंबर को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सर्गेई बिन लैरी पेज के द्वारा, बिल गेट्स एवं पॉल एलन के द्वारा, एलन मस्क के द्वारा, अजीम प्रेमजी के द्वारा। तो किसके द्वारा की गई थी? बिल गेट्स के द्वारा। बिल गेट्स एवं पॉल एलन के द्वारा। किसके द्वारा? जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना है वो की गई थी बिल गेट्स एवं पॉल एलन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, विशेष आरक्षण अधिकार बास्केट में निम्नलिखित में से कौन से एक मुद्रा शामिल नहीं है? डॉलर नहीं है, जापान येन नहीं है, पाउंड स्टर्लिन नहीं है, रुपया नहीं है। तो कौन सी नहीं है? रुपया नहीं है। रुपया शामिल इसमें नहीं है। ठीक, इसमें नहीं पूछा था। 3 जो ये हैं, डॉलर, जापानी येन, पाउंड स्टर्लिन, ये शामिल हैं और रुपया इसमें शामिल नहीं है। पहले साइज संस्थागत पुरस्कारों में कितने एथलीटों को और कोचों को सम्मानित किया गया था? 250, 246, 346, इनमें से कोई नहीं। तो किसको किया गया था? 246 को किया गया था। पहले साइज संस्थागत पुरस्कारों में कितने एथलीटों को और कोचों को, कुल मिला के 246 एथलीटों और कोचों को सम्मानित किया गया था। वैश्विक शांति सूचकांक के अनुसार विश्व का अशांत देश कौन सा है? भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया, अफगानिस्तान। तो कौन सा है? अफगानिस्तान है। इसमें ऑप्शन सही होगा चौथा ऑप्शन, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। अगला क्वेश्चन है, सुरेश चंद्र समिति के अनुसार समस्त भाग में निर्धनता का अनुपात क्या है? समस्त भारत में निर्धनता का अनुपात क्या है? 15.7%, 21.9%, 14.7%, 21.7%। तो निर्धनता जो है वो है 21.9%। भारत में निर्धनता जो है 21.9% है। 21.9%। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये है, श्री रंगराजन समिति के अनुसार समस्त भारत की निर्धनता का अनुपात क्या है?
21.4%, 22.5%। तो इसमें ऑप्शन जो सही होगा तीसरा नंबर सही होगा 29.5%। 76 नंबर पर बात करते हैं, राष्ट्रीय बाल स्वच्छता मिशन की शुरुआत कहाँ से की गई थी? नई दिल्ली से की गई थी। निम्नलिखित में से काम के बदले अनाज राष्ट्रीय कार्यक्रम का शुभारंभ कब किया गया था? 12 नवंबर 2004, 13 नवंबर 2004, 14 नवंबर 2004, 15 नवंबर 2004। तो कब किया गया था ये? 14 नवंबर 2004 को किया गया था। 14 नवंबर 2004 को किया गया था। अनाज, काम के बदले अनाज मिलना चालू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भूमि मापक यंत्र वर्नियर का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट ने किया था, पेरी वर्नियर ने किया था, आर्यभट्ट ने किया था, मैडम क्यूरी ने किया था। तो किसने किया था? वर्नियर का जो आविष्कार है वो किसने किया था? पेरी वर्नियर ने किया था। किसने किया था? पेरी वर्नियर ने किया था। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जायद की फसलों को किस ऋतु में बोया जाता है? बसंत ऋतु में, वर्षा ऋतु में, शीत ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में। तो किस ऋतु में बोया जाता है जायद की फसलों को? ग्रीष्म ऋतु में बोया जाता है। ग्रीष्म ऋतु में जायद की फसलें बोई जाती हैं। गुजिया रोग का संबंध, जो गुजिया रोग का संबंध है वो किस फसल से है? गेहूं से, ज्वार से, धान से, बाजरा से। गुजिया रोग का संबंध किससे है? गेहूं से है। गेहूं में कौन कौन से रोग लगते हैं? गुजिया रोग लगता है, करनाल बंट रोग लगता है, रतुआ रोग लगता है। बात करें ज्वार की तो ज्वार में दीमक लगता है, प्रोरोह लगता है, प्रोह मक्खी जो होती है, सूत्रकृमि लगता है। धान में पूछे गंदी बग लगता है, खैरा रोग लगता है, झोंका रोग लगता है। बाजरे की बात करें तो तना छेदक रोग लगता है, अर्गट रोग लगता है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से माल्टा फल की प्रमुख प्रजाति कौन सी है? माल्टा फल की प्रजाति पूछ रहा है। पीताम्बरी है, ब्लड रेड है, नागपुरी है, धौलका लखनऊ है। तो जो माल्टा एक प्रकार का नींबू की प्रजाति होती है। किसकी होती है? नींबू की। तो उसकी जो वैरायटी है, प्रमुख प्रजाति, उसका नाम क्या पूछ रहा है? तो जो उसका नाम है वो है ब्लड रेड। क्या है? ब्लड रेड। ब्लड रेड जो होती है प्रजाति वो माल्टा की होती है, मौसमी नींबू होता है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में, वाराणसी में, सहारनपुर जिले में माल्टा उत्पादन किया जाता है ज़्यादा मात्रा में। और जो पीताम्बरी है, पीताम्बरी सरसों की, नागपुरी जो पीताम्बरी प्रजाति वो सरसों की है, नागपुरी संतरा की है, धौलका लखनऊ अमरूद की है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है, 42 नहीं 82 नंबर जो क्वेश्चन है वो है, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी दामनी हेल्पलाइन सेवा संबंध निम्नलिखित में से किससे है? दामनी जो हेल्पलाइन सेवा है उसका संबंध किससे है? धान की फसल की सुरक्षा से, धार्मिक संस्थाओं की सुरक्षा से, महिलाओं की सुरक्षा से, इनमें से कोई नहीं। तो क्या है? महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित है। दामनी हेल्पलाइन नंबर है जो महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित है। किससे? महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भूमि के हक सीमांकन व बंटवारे के से संबंधित वाद विवाद किसके कार्यकाल में चलता है? उप जिलाधिकारी, कानूनगो, लेखपाल, ग्राम पंचायत। तो इसमें उप जिलाधिकारी के कार्यकाल पर चलता है। अगला क्वेश्चन है, खसरा कितने वर्ष में एक बार नवीनीकृत होता है? 1 वर्ष में, 2 वर्ष में, 3 वर्ष में, 6 वर्ष में। जो खसरा है वो कितने वर्ष में नवीनीकृत होता है? 1 वर्ष में होता है। किस में होता है? 1 वर्ष में होता है। अगला क्वेश्चन है, 10 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है? 1 डेसीमीटर, 1 डेकामीटर के, 10 मीटर के, 1 मीटर के। तो किसके होता है? 1 डेसीमीटर के होता है। 1 डेसीमीटर के। अगला है क्वेश्चन, एरोपोटिक विधि का संबंध किससे है? अंगूर की खेती से, पानी के में पौधों को उगाना, हवा में पौधों को उगाना, फूलों का उत्पादन। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो वो हवा में पौधों को उगाना, हवा में पौधों को उगाना एरोपोटिक विधि कहलाती है। अगले क्वेश्चन, निर्यात ऋण विकास योजना की शुरुआत कब की गई थी?
16 सितंबर 2020, 17 सितंबर 2020, 18 सितंबर 2020, 19 सितंबर 2020। तो कब की गई थी ये? 16 सितंबर 2020 को की गई थी। अगला क्वेश्चन है, मरुभूमि विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? मरुभूमि विकास कार्यक्रम है वो कब प्रारंभ किया गया था? वर्ष 1975-76 में, 76-77 में, 77-78 में, 78-79 में। तो ये किया गया था ऑप्शन नंबर 3, वर्ष 1977-78 में। अगला क्वेश्चन है, लेखपाल का पद राजस्व परिषद के अधीन किस समूह का पद बताया गया है? समूह का, समूह ग, समूह का, समूह का, समूह घ, यानी समूह ग, समूह ख, समूह का, समूह घ। तो किस समूह में आता है? समूह ग में आता है। जो लेखपाल का पद है वो समूह ग का पद है। अगला है, किसी भूभाग के सर्वेक्षण के लिए भू मापक हेतु आवश्यक प्रमुख यंत्रों किसका सर्वप्रथम स्थान है? लाठा का, गुनिया का, जरीब का, झंडी का? किसका है? जरीब का है। गांव में आप देखे होंगे जब लेखपाल आते हैं तो जरीब लेकर आते हैं, तभी खेत की माप होती है। सिल्क की साड़ी के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? मेरठ, लखनऊ, अलीगढ़, वाराणसी? तो सिल्क साड़ी के लिए जो प्रसिद्ध है वो वाराणसी प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है? वाराणसी प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, महागीर जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? महीगीर जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई? सोनभद्र में, बिजनौर में, प्रयागराज में, गोरखपुर में? तो ये किस में पाई जाती है? बिजनौर में पाई जाती है। महीगीर जो जनजाति है वो बिजनौर में पाई जाती है। अगले क्वेश्चन, गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत कब की गई थी? 20 जून 2020, 15 अप्रैल 2020, 13 जुलाई 2020, 20 जून 2021। तो ये की गई थी शुरुआत, गरीब कल्याण रोजगार अभियान की जो शुरुआत है वो 20 जून 2020 को की गई थी। अगला क्वेश्चन है, 10 हेक्टोमीटर बराबर कितने किलोमीटर होता है? 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 1 किलोमीटर? वो होता है 1 किलोमीटर के बराबर। किसके? 10 हेक्टोमीटर बराबर 1 किलोमीटर। पूछा जाए 1 हेक्टेयर में कितने वर्ग मीटर होते हैं? तो 10,000 वर्ग मीटर होते हैं। 1 हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होते हैं। और 10 हेक्टोमीटर किसके बराबर होता है? 1 किलोमीटर के बराबर होता है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब की गई थी? वर्ष 92 में, 98 में, 96 में, 94 में? तो किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन नंबर 2, 98 में की गई थी। किसमें? 98 में। किसान क्रेडिट कार्ड की जो शुरुआत है 1998 में की गई थी। अगला क्वेश्चन, गांव रजिस्टर कितने वर्ष में तैयार कराया जाता है? 3 वर्ष में, 5 वर्ष में, 6 वर्ष में, 10 वर्ष में? तो जो गांव रजिस्टर है वो कराया जाता है 5 वर्ष में। कितने वर्ष में? 5 वर्ष में तैयार कराया जाता है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना का प्रारंभ किस तहसील से हुआ था? हंडिया तहसील से, कैराना तहसील से, खेरागढ़ तहसील से, लालगंज तहसील से? किससे हुआ था? कैराना तहसील से। ऑप्शन नंबर 2, कैराना तहसील से। किससे हुआ था? कैराना तहसील से। ठीक, चकबंदी की जो योजना की शुरुआत है वो कैराना तहसील से ही हुई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कारपेट उद्योग के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? अलीगढ़, भदोही, लखनऊ, बरेली? कौन सा प्रसिद्ध है? कारपेट उद्योग के लिए भदोही प्रसिद्ध है। कारपेट उद्योग के लिए भदोही प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, फेम इंडिया योजना का क्रियान्वयन किस मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है? भारी उद्योग मंत्रालय, रसायन उद्योग मंत्रालय, नवीन और नवीनीकरण उद्योग मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय? तो किस मंत्रालय के अंतर्गत किया जा रहा है? भारी उद्योग मंत्रालय के। लास्ट क्वेश्चन है इस श्रृंखला का आज, तो बात करेंगे लास्ट क्वेश्चन की। पूसा रूबी किसकी उन्नत किस्म है? बंद गोभी की, फूल गोभी की, टमाटर की, बैगन की? तो जो पूसा रूबी है वो टमाटर की प्रजाति है। आज का हमारा मॉडल पेपर यही समाप्त होता है। अगले मॉडल पेपर में आपसे फिर मिलते हैं। अगर ये क्लास हमारी आपको अच्छी लगती है
तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबा लें, जिससे हम नया वीडियो डालते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर किसी भी प्रकार की बुक की PDF चाहिए, जो पढ़ाते हैं उसकी PDF चाहिए, तो आप हमारे KCH क्लासेस इलाहाबाद टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। धन्यवाद मित्रों। जय हिंद, जय भारत।